हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, अब हम लोग एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती सुपर टेट टेट की प्रेपरेशन एक साथ कर रहे हैं। तो ऐसे में मॉडल पेपर नंबर 31 लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले अगर आप टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे फेवरेट एजुकेटर के माध्यम से पढ़ने का मौका मिलेगा, कंप्लीट एग्जाम प्रेपरेशन होगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेगा। और ये आपके फ्री कोर्सेज से काफ़ी डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें कंप्लीट सिलेबस आपको मिलने वाला है, कंप्लीट अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट मिलेगा, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स होंगे और बहुत सारे कमाल के फीचर्स हैं। और सबसे बड़ी बात करें तो 80% ड्रॉप आउट है प्राइसेस में। सब्सक्रिप्शन प्लान्स जो थे वो 3600 रुपये 6 महीने के लिए थे, लेकिन अब 699 पर उपलब्ध हैं। और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मात्र 899 पर है। और यूपी टेट, सी टेट और स्टेट के जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं, सभी सारे के सारे जो भी कोर्सेज हैं एक ही सब्सक्रिप्शन पर मतलब एक्सेस किए जा सकते हैं। अप्लाई करिए हमारे रेफरल कोड ईएम टेट को, मत भूलिएगा। ईएम टेट रेफरल कोड अप्लाई करने पर 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 700 का कोर्स आपको 70 रुपये कम पर मिलेगा। और अगर DSSB सुपर टेट, KVS, NVS, APS इत्यादि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रेपरेशन कर रहे हैं तो इनकी प्राइसेस की डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अनअकैडमी लाया है शिखर, जो एक कंप्लीट बैच कोर्स है रीट की प्रेपरेशन करने के लिए। लेवल 1 और 2 के लिए 80% डिस्काउंट प्राइस पर यह भी अवेलेबल है। और ये जो बैच है 26 जून से स्टार्ट हो रहा है। हमारे रेफरल कोड ईएम टेट को ज़रूर यूज करिएगा, जिससे कि 10% का इंस्टेंट और ह्यूज डिस्काउंट आप सभी को मिल सके। दोस्तों, आज आते हैं अपनी नॉर्मल स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला प्रश्न आ जाता है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है। तो दोस्तों, अगर बात करें इस प्रश्न की तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, अगर उसको अपना त्यागपत्र देना है तो वो त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा दोस्तों? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन राष्ट्रपति को ये संबोधित नहीं होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपने उपाध्यक्ष को संबोधित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बनाया गया था? दोस्तों, अगर सरकारिया आयोग की बात करें तो ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित एक आयोग था, जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा न्यायमूर्ति RS सरकारिया के नेतृत्व में 1983 में किया गया था। ठीक है, इस समिति ने 1987 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी। तो सरकारिया आयोग स्पेशली कंस्ट्रक्ट हुआ था केंद्र राज्य संबंधों के लिए। ठीक है, अगला है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? फंडामेंटल राइट्स को अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो ये सिर्फ न्यायपालिका देती है। न्यायपालिका, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी वो अपनी पिटीशन को फाइल कर सकता है। ऐसे जो है पावर्स दिए गए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? दोस्तों, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स की अगर चर्चा करें तो ये वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक भी थे। और इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, दास कैपिटल और एक और पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो अक्सर इनकी जो रचनाएं प्रसिद्ध हैं वो पूछी जाती हैं, तो इनको आप बिल्कुल याद कर लें। और कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक विचारक थे, थिंकर थे और दार्शनिक, फिलासफर भी थे। तो जर्मनी के थे। 4th का 1 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? दोस्तों, स्वेच्छाचारी, आपकी जैसी मनमर्जी हो वैसा आप शासन करोगे तो ये एक दलीय राज्य में ही संभव है, एक दल हो। ठीक है, 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा किस तारीख को मिले था?
तो दोस्तों माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पास किया और इस उपबंध द्वारा ही 15 अगस्त 1947 को भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी कि डोमिनियन स्टेट्स प्रदान किया गया। और इसी अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्यों यानी कि डोमिनियंस की स्थापना हुई थी। तो ये दोस्तों हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अगला है निम्नलिखित किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन जाती है। आवश्यकता मांग दोस्तों कब बनेगी? क्रय की आवश्यकता पर, वस्तु की उपयोगिता पर, क्रय क्षमता पर या क्रय की इच्छा पर। इकोनॉमी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए दोस्तों, अगर वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाएगी तो उसकी आवश्यकता की मांग भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक आवश्यकता मांग कब बन जाती है? जब वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर देखा जाए तो व्यष्टि और समष्टि ये दो शब्द लाए थे रेगनर फ्रिश्च ने। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 9वां क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में क्या होता है? दोस्तों मुद्रास्फीति अगर होगी तो कर की जो दरें हैं दोस्तों वो स्थिर बनी रहेंगी, उनमें उतार या चढ़ाव नहीं होगा। अगला है कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? दोस्तों जिसकी सबसे ज़्यादा अर्निंग होगी, जिसका ग्रोथ ज़्यादा होगा, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा मार्केट में, वही सबसे ज़्यादा टैक्स भी पे करेगा। तो ऐसे में इंडस्ट्रियल जो एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र, वही सबसे ज़्यादा टैक्सेस का पेमेंट करता है। अगला है ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन किससे संबंधित है? ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, ये दोस्तों कथन सटीक बैठता है मानक अर्थशास्त्र पर। ठीक है, स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स पर। अगला है जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में कहते हैं दोस्तों इसको उत्पादक का अधिशेष। क्या कहते हैं? उत्पादक का अधिशेष। जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़े तो इसे उत्पादक का अधिशेष कहेंगे। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी प्लेटों में अगर देखा जाए तो सिल्वर हैलाइड का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये हाइपो सॉल्यूशन में विलेय होती है। क्या दोस्तों? ये हाइपो सॉल्यूशन में विलेय होती है। अगला क्वेश्चन है 14वां टेट्राएथाइल लेड निम्नलिखित में से क्या है? टेट्राएथाइल लेड की बात करें दोस्तों तो टेट्राएथाइल लेड एक अपस्फोट रोधी यौगिक यानी कि एंटी नॉकिंग कंपाउंड है। इसका रासायनिक सूत्र CH3CH2 4 टाइम्स Pb इसका ये रासायनिक सूत्र है। सामान्यतः प्रति लीटर पेट्रोल में टेट्राएथाइल लेड की मात्रा जो है 0.15 मिलीलीटर के साथ होती है, जो ये एथिल ब्रोमाइड मिलाकर अपस्फोटन को कम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? स्पेशली अपस्फोट रोधी यौगिक है, एंटी नॉकिंग कंपाउंड है। फिर है क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो क्यूरी बिंदु अगर तापमान की बात करें दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा द्रव जो है वो रेडियो एक्टिव हो जाता है। क्यूरी बिंदु तापमान पर द्रव क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले आइसोटॉप की बात करें तो यूरेनियम 235 है। ठीक है दोस्तों, यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। फिर है विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण। ध्यान दीजिएगा, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा अधिक है, ध्रुवों पर त्वरण के बराबर है। तो इसका सही जवाब दोस्तों है ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण जो है वो ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। फिर है कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है दोस्तों? तो अगर हम बात करें तो किसी भी परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में जो रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इनको न्यूक्लियन कहते हैं। तो इसी न्यूक्लियन में परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है
और नाभिक के चारों ओर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स जैसा बादल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार गति करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तो दोस्तों नाभिक में होते, न्यूक्लियन हो ही है, पॉजिट्रॉन इनका एक प्रोटॉन का एक अवयव ही है। तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर जा रहा है, यही न्यूक्लियन नहीं है। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बात करें तो सीसा पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट देखा जाए तो कार्बन का अपर रूप है, एक एलोट्रॉफ है। इसका प्रयोग सीसा पेंसिल, लेड पेंसिल के निर्माण व भारी मशीनों में स्नेहक ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में किया जाता है। अगला है फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो दोस्तों फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण ये एक दूसरे के समान होते हैं। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? कंप्यूटर के प्रोसेसर की अगर आपको गति नापनी है तो मिप्स में नापोगे। कैसे? मिप्स, MIPS। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, MIPS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। सी भाषा कैसी है? तो दोस्तों सी भाषा एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होंगे इसके? तो गलत प्रकार का अगर रक्त दे दोगे दोस्तों तो सीधे से RBCs का संश्लेषण हो जाएगा। RBC का क्या हो जाएगा? संश्लेषण। देखिए रक्त समूह की खोज यानी कि ब्लड ग्रुप की जो खोज है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1900 ईस्वी में, और इस हेतु उन्हें 1930 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने ही पता लगाया था कि रुधिर आदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सफलता के लिए यह ज़रूरी है कि रक्त देने वाला यानी कि डोनर का रक्त और रक्त लेने वाला प्रापक यानी कि रेसिपेंट का रक्त एक जैसा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो दाता का जो रुधिर है यानी कि देने वाले का जो रुधिर है जैसे ही प्रापक लेने वाले के रुधिर में पहुंचेगा तो दाता के लाल रुधिराणु यानी कि RBCs आपस में बड़े समूहों में चिपकने लगेंगे। ठीक है, इसे रुधिराणुओं का अभिश्लेषण यानी कि क्लम्पिंग कहेंगे, और जिससे रोगी की मृत्यु भी हो जाएगी। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों RBCs का संश्लेषण हो जाएगा। संश्लेषण, संश्लिष्ट मतलब चिपकाव हो जाएगा, जिसकी वजह से एक तरीके से पॉइजनस हो जाएगा, मरीज के लिए मर जाएगा। NIS का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेक्टर दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। 24वें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, लेकिन इसके पहले ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप लोग भी समझ रहे होंगे कि यही होगा, लेकिन ये नहीं होगा। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होगा, सेक्टर नहीं शेड्यूल। नेशनल कॉमन है, आई से इम्यूनाइजेशन होगा और यस से शेड्यूल हो जाएगा, यही NIS का फुल फॉर्म है। अगला है यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती हैं तो किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? तो दोस्तों लोहे के कारण। किसके कारण? लोहे के कारण ऐसा होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो दाद की अगर मैं फंगस की बात, ये दाद क्या है? एक फंगल डिजीज है, फंगस ही है एक तरीके से। दाद जो रिंग वर्म होता है एक संक्रामक रोग है जो ट्राइकोफाइटान लेरुकोशम नामक कवक फंगस से फैलता है। इसमें कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेता है जिससे त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। अगला है पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? तो मस्तिष्क के आधार में होती है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड कपाल की स्फेनाइड हड्डी में सेला टर्सिका नामक गड्ढे में स्थित होती है। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, यानी कि मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह एक अन्य अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथियों के श्रावण का नियंत्रण करती है। ठीक है दोस्तों, एक एक्सप्लेनेशन है। सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ आस्पदिन ने। इनके बड़े टिपिकल से नाम होते हैं, जोसेफ आस्पदिन। फिर है ज्योग्राफी शब्द निम्नलिखित में से किसने निर्मित किया था?
इरेटोस्थनीज। 41वें क्वेश्चन का सही जवाब है इरेटोस्थनीज। ठीक है दोस्तों, इरेटोस्थनीज की बात करें तो इन्हें भूगोल का जनक, फादर ऑफ जायोग्राफी भी माना जाता है। इन्होंने भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। तो इरेटोस्थनीज ये सही हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल माना जाता है? तो पारिस्थितिक तप्त स्थल की बात करें तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट है, नन अदर देन। फिर है, मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मानचित्रण ही कहेंगे इसको। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है? 44वें क्वेश्चन का सही जवाब है जीवाश्म पद्धति द्वारा। किसके द्वारा? जीवाश्म पद्धति द्वारा। ठीक है। फिर है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और उपगुप्त इसका सही जवाब है। फिर है कि यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की जनता द्वारा जनता के लिए होती है? तो दोस्तों ये है अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलिकेशन द्वितीय ने। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी कम समय में ही हमने वीडियो सेशन को एंड कर दिया है, जिससे कि ज़्यादा बोरिंग ना महसूस हो आपको। और क्वेश्चंस इसी प्रकार से हम प्रैक्टिस में लाते रहेंगे। आप लोगों के समक्ष वीडियो कैसा लगा है, पसंद आया हो तो लाइक कर देना भाई। थोड़ा सा स्वास्थ्य इस टाइम कम सही है, इस वजह से थोड़ी सी रेगुलर वीडियो नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जल्द ही हम कनेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।